दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी का पर्वतजन के फेसबुक लाइव पर। हम महिला सशक्तिकरण की लोग हम बात करते हैं और हम कहते हैं कि महिलाओं के लिए कानून बनना चाहिए, इसके लिए कानून भी बने हैं। लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। इस कानून का किस तरीके से दुरुपयोग होता है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हम कानून बनाते हैं और जब किसी महिला किसी पर आरोप लगाती है तो हमारा एक समाज का पूरा तबका उस महिला के साथ खड़ा हो जाता है और फिर बाद में पता चलता है जिस महिला ने उस पर आरोप लगाया था वो तो बेगुनाह है। तो आज इसी सब चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, जिस पर आरोप लगता है तब तक उसका कितना मानसिक शोषण होता है, उसके समाज में जो पद प्रतिष्ठा जो होती है वो धूल में मिल जाती है, और जब लंबे अरसे बाद कोर्ट का फैसला आता है तब पता चलता है कि वो तो आदमी बेगुनाह था। तो ऐसे समाज में हमारे किस्से होते रहते हैं। तो ऐसी एक किस्से को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। हमारे साथ आज़ाद अली जी बैठे हुए हैं, कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। इन पर भी एक महिला ने आरोप लगाया। उसके बाद जो इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा थी, कई अखबारों कई चैनलों ने लगातार इनको बताया कि पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, महिला ने इनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और इनकी पार्टी ने ही इनको निष्कासित कर दिया। और आज कोर्ट का जो फैसला आया वो ये आया है कि जो महिला और उसके पति थे दोनों के ऊपर समन जारी हो गए हैं। तो आज़ाद अली जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ पूरा प्रकरण था, शुरू से जानेंगे और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जो कानून हमारे हैं महिलाओं के उत्थान के लिए किस प्रकार से उसका भी दुरुपयोग होता है, क्योंकि इसका दूसरा पक्ष भी जानना बहुत जरूरी था। आज़ाद भाई बहुत स्वागत है आपका। आज़ाद भाई, हमने कवर किया था उस समय जिस समय महिला ने आपके ऊपर शोषण का आरोप लगाया था। बड़ी मानसिक उत्पीड़ना होती है कि भाई एक आप, क्योंकि आप एक नेता हैं, राजनेता हैं और एक सामाजिक जो छवि है उसके बाद एकदम से धूमिल हो जाती है और आपकी पार्टी ने भी आपको निष्कासित कर दिया था और आज कोर्ट का फैसला आया है कि भाई उनके खिलाफ समन भी जारी हो गए। तो क्या कुछ है ये पूरा मामला और क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया के जितने भी मेरे साथी हैं सबका बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप लोग हमेशा सच को दिखाते आते हैं और दिखाते रहते हैं। और मैंने भी जितनी बारी आप लोगों को इस पूरे प्रकरण से रूबरू कराने के लिए निमंत्रण दिया, आपने उतनी बार इसमें कहीं ना कहीं मेरे उस पूरी जो भी मेरे साथ घटनाक्रम होता रहा उस प्रक्रिया को जनता तक पहुंचाया। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। देखिए, उस समय जब महिला ने मेरे ऊपर आरोप लगाया, उस समय की स्थिति को तो कोई नहीं समझ पाया कि किस तरीके से वो हुआ और किस तरीके से जैसे फिल्मी शूटिंग होती है उस तरीके का उस समय पे एक कृत्य किया गया। फिल्मी दुनिया की तरह मुकदमा पंजीकृत हुआ, फिल्मी जगत की तरह ही गिरफ्तारी करने की कोशिश किया गया, फिल्मी जगत की तरह ही अदालत ने भी फटकार लगाई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो इतना आनन फानन में उस समय पे हुआ और सिर्फ मेरी छवि बिगाड़ने के लिए। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि उस महिला का क्या इसके पीछे लालच रहा होगा या क्या वजह रही होगी, लेकिन जिस तरीके से एक बेबुनियाद मेरे ऊपर आरोप लगाया गया और उस बेबुनियाद आरोप के पीछे मेरे खिलाफ जो उस समय पे मेरी छवि के साथ खिलवाड़ किया गया, वाकई में वो बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुखदायी था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब्र करके बैठे। उस महिला ने जो हमारे ऊपर आरोप लगाए वो उनके साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं प्रस्तुत कर पाई। हमने माननीय उच्च न्यायालय से गुहार लगाई। उच्च न्यायालय ने उक्त महिला द्वारा दर्ज कराए हुए मुकदमे की जितनी भी तमाम कार्यवाही थी उसको स्थगित कर दिया। परसों 20 तारीख को अदालत द्वारा एक आदेश आया है कि उक्त महिला मनीषा शर्मा तिवारी व उसके पति गिरीश तिवारी के विरुद्ध सम्मन जारी कर उन्हें तलब किया है। मेरा न्यायालय के ऊपर पहले भी पूरा भरोसा था, अभी भी मैं न्यायालय के हर फैसले का सम्मान करते आ रहा हूँ, कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। और मुझे पूरा उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है न्यायालय मेरे साथ इंसाफ करेगा। इस बीच जो आर्थिक नुकसान हुआ, जो आपकी छवि जो खराब हुई, मानसिक उत्पीड़न हुआ, चलो न्यायालय तो वो करेगा ही आपके उसमें, लेकिन इस बीच जो नुकसान हुआ, आपकी पार्टी ने भी आपको निष्कासित कर दिया और लोगों ने बिना सोचे समझे, आपके कई पार्टी के लोग भी कहते हैं क्या हो सकता है कि इन्होंने किया ही होगा, जो छवि खराब हुई है, इस मामले पर क्या कहेंगे आप?
देखिए, ये जीवन के साथ दुख सुख अच्छा बुरा वक्त लगा रहता है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से छवि बिगाड़ने की वह कोशिश कर रहे थे वह उसमें नाकाम रहे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस पेड़ पर फल होते हैं उसी पर पत्थर मारे जाते हैं। तो इससे यह अंदाज़ा साफ साफ लगाया जा सकता है कि वो चाहे हमारे अपने हों चाहे विपक्ष वाले हों, उन लोगों को कहीं ना कहीं मेरे से कुछ बड़ा डर था और उस डर के कारण ही इस तरीके के जो पूर्व में कृत्य हुए वो आप सब ने देखे। शायद उस डर की वजह रही कि उन्हें इस तरीके के, वो कहते हैं ना कि जब किसी सामने वाले को आप ना हरा पाएं तो उसके लिए साजिशें की जाती हैं। तो हो सकता है ये साजिशें इसलिए की हों, लेकिन वो लोग भी अच्छे से जानते हैं और उन लोगों को भी हमारी क्षमता पता है कि हम समाज सेवा के लिए, अपने क्षेत्र के लिए या पूरे पछवादून के विकास के हेतु कितने सामर्थ्य व्यक्ति हैं या किस हद तक जान सकते हैं, तो उस हद का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। तो वो लोग अभी हमारी उस हद का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम विकास के लिए और अपने पछवादून के लिए या जनता के लिए किसी भी हद तक कर गुजरने वाले इंसान हैं। तो मैं कर्म और धर्म पर विश्वास रखता हूँ। तो क्या वो पार्टी के लोग जिसने आपने इतने साल दे दिए और एकदम से आपको निष्कासित कर दिया बिना ये जाने कि सच क्या था झूठ क्या था, क्या वो लोग आपसे अब माफ़ी मांगेंगे? देखिए, प्रीतम सिंह जी उस समय वर्तमान अध्यक्ष थे और कहीं ना कहीं सम्मानीय हैं हमारे, और मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। हमारे शीर्ष नेतृत्व में हम उनको अपना नेता मानते हैं, बड़ा नेता मानते हैं कांग्रेस का। अब वो एक कहावत है, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। तो वो प्रीतम सिंह जी से आप अगर इस बारे में पूछें कि वह ऐसी क्या वजह थी माननीय प्रीतम सिंह जी कि आनन फानन में बिना किसी नोटिस के, बिना किसी स्पष्टीकरण के, बिना किसी भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य दल के मांग उठाए निष्कासन करने की, स्वतः संज्ञान लेते हुए जो निष्कासन करना पड़ा, तो वो मजबूरी शायद प्रीतम सिंह जी ही बता पाएंगे, उसके लिए मैं नहीं बता पाऊंगा। विपक्ष ने भी फिर इस पर सवाल उठाए थे कि अगर निष्कासित किया होगा तो कहीं ना कहीं उनके पास कुछ ऐसे सबूत जरूर रहे होंगे, उनको ऐसा लगा होगा कि आज़ाद अली ने ये सब चीज़ें किया है, इस वजह से आज़ाद अली को निष्कासित किया गया। देखिए, विपक्ष के जिस प्रवक्ता द्वारा, दो प्रवक्ताओं के इसमें टिप्पणी आई थी। एक प्रवक्ता हमारे शादाब शम्स जी, वो भी हमारे भाई हैं, उन्होंने भी एक टिप्पणी की थी कि आज़ाद अली को उन्होंने अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए मेरे नाम को उछाला था। तो मैंने आप ही लोगों के समक्ष, अपने देहरादून की मीडिया के समक्ष स्पष्ट किया था कि यदि किसी भी तरीके के उत्पीड़न का कोई साक्ष्य शादाब शम्स जी दे पाते हैं तो मैं आजीवन के लिए राजनीति संन्यास ले लूँगा, और यदि शादाब शम्स जी नहीं साक्ष्य दे पाते तो क्या वह भी राजनीति से संन्यास लेंगे। लेकिन उनकी चुप्पी ने साबित कर दिया कि शायद उनसे कोई भूल हुई, उनसे कोई गलती हुई। तो मैं बड़े दिल का आदमी हूँ और बड़े दिल का आदमी अपने साथियों को, अपने विपक्षियों को, बहुत लोगों को माफ़ करते हुए आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, हम आपको आज इसलिए भी दिखा रहे हैं कि आरोप और प्रत्यारोप की बात नहीं, बात हो रही है यहाँ पर एक समाज के एक तबके की, जो महिला किसी पर इल्ज़ाम लगा देती है और उसके बाद फिर बाद में कोर्ट का फैसला आता है। लेकिन इस बीच के अंतराल आप देखिएगा कि उस आदमी का कितना मानसिक शोषण होता है, जो उसकी छवि एक बनी हुई रहती है पूरे समाज में, लोग उसको किस नज़रिए से देखते हैं। तो ये हमें भी सोचने की ज़रूरत है कि अगर किसी पर आरोप लगे हुए हैं तो कम से कम पहले उनको साबित होने दिया जाए, उसके बाद हम फैसला करें। और ये फैसला कोर्ट का काम है फैसला लेने का। और जैसे कोर्ट से अभी आज़ाद भाई को कहीं ना कहीं राहत, इसको एक कहेंगे कि एक राहत आपको मिली है, कहीं ना कहीं एक जो पक्ष था आपका, जो कोर्ट ने उन्हें समन जारी किए हैं इस तरीके, तो एक राहत भरी सांस इसे हम कह सकते हैं। देखिए, जो उन लोगों ने मेरे खिलाफ किया था उसके लिए तो माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूँ। राहत तो मुझे बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन अब बात है सच की और झूठ की और षड्यंत्र की और लालच की और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत लाभ की। तो जितने भी ये पहलू हैं, इन सबको
निष्पक्षता से जनता के सामने लाना बहुत आवश्यक था। तो उसी क्रम में अभी तो हमने पहला कदम आगे बढ़ाया है। उस पहले ही कदम में उक्त महिला और उसके पति दोनों के खिलाफ कोर्ट ने सम्मन जारी कर उन्हें तलब किया है। तो आगे आगे देखिए अभी होता है क्या। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठता है कि पुलिस ने बिना सोचे समझे गिरफ्तारी भी कर ली थी। अब देखिए, अगर जिस पार्टी के लिए मैंने लगभग 15 साल लगातार झंडे डंडे उठाए और जय जयकार की, और खुद ही नहीं की, अपने हजारों समर्थकों के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हमेशा से, जब उन लोगों ने पल भर में हमें किनारे लगा दिया, तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह कोई साजिश नहीं थी, यह कोई षड्यंत्र नहीं था, यह कोई बहुत ही बड़ा कुछ प्लान था, जो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा, मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ, वो लोग इसमें नाकाम रहे। तो एक पुलिस तो एक मोहरा बनी, पुलिस तो सिर्फ एक सरकारी तंत्र है, उसको तो सरकारी तंत्र के तौर पे चलाया गया। तो इसका लेकिन जो पुलिस ने किया, क्या अदालत ने स्वीकार किया? पुलिस ने तो हमें अदालत के समक्ष पेश कर दिया था। क्या अदालत ने जेल भेजा या जमानत दी? अदालत ने ना जमानत दी ना जेल भेजा। अदालत ने तो पुलिस को फटकार लगा के ये बोला, ये किस तरीके का क्या मामला है, इसको वापस ले जाइए, इसमें पहले जांच कीजिए भाई। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो बाकी पुलिस या जिसकी भी इसमें क्या क्या भूमिका रही है, मैं मीडिया और आप लोगों के समक्ष एक एक जो भी प्रक्रिया हो रही है या जिस तरह की भी प्रतिक्रिया आ रही है इसमें, वो आपसे साझा कर रहा हूँ। आगे भी इसमें कई सारे लोगों की भूमिकाओं को अभी आप लोगों से जरूर साझा करूँगा। जब महिला उत्पीड़न की बात हम लोग करते हैं तो बहुत सारे उसके लिए कानून बनाए गए हैं, बहुत जल्दी उसमें कोर्ट जो है फैसले भी लेता है। तो आपको लगता है कि इस प्रकार के भी कानून बनने चाहिए, जो इस प्रकार की महिलाएं हैं जो झूठ मूठ इस प्रकार के आरोप किसी पर भी मढ़ देती है और छवि खराब कर देती है, तो उसके लिए भी कुछ सजाएं वगैरह होनी चाहिए या उस पर भी जल्दी फैसला आना चाहिए? देखिए, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं और कहीं ना कहीं नारी शक्ति के लिए, महिलाओं के लिए मैंने बहुत कार्यक्रम किए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा एक मुख्य नारा रहा है पिछले दशक में, पिछले टर्न में हमने बहुत उस पर काम किया और हम लगातार महिला के सम्मान में अनेकों प्रकार के कार्यक्रम भी करते रहते हैं। लेकिन मेरा मामला तो एक वाकई में एक, कई बार कहते हैं ना, ये तो 8वां अजूबा हो गया। 8वें अजूबे से कम नहीं था। ना वो महिला जिस दिन उसने ये आरोप लगाया हमें मिली, ना उस महिला से कुछ आमने सामने किसी तरीके की कोई बात हुई। उस दिन तो वाकई में एक 8वें अजूबे की तरफ सिर्फ फोन पर। अब फोन पे आदमी क्या कहेगा, और अगर कहेगा तो उसने बोला मैंने रिकॉर्ड किया। हमने तो उसी दिन, जिस दिन की घटना थी, आपके माध्यम से बोला कि भाई उसके पास किसी तरीके की रिकॉर्डिंग है या किसी तरीके का कोई भी तथ्य है, उसको मीडिया में, सोशल मीडिया में उजागर करें। तो कहीं ना कहीं यह मामला तो प्रथम दृष्टया ही एक भ्रमित करने वाला था। और बस आपका कहना, आपने सही बोला है, आप अच्छे से समझ रहे हैं कि उस महिला होने का उसने जो लाभ उठाते हुए और पुलिस की कार्यवाही, निष्कासन, जिस तरीके का आपकी मीडिया में तमाशा जो बना, वो वाकई में बना उसका लाभ लेते हुए ही। तो ऐसे लोगों के लिए भी कानून को और हमारी मित्र पुलिस को और हमारी जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं या क्षेत्रीय दल हैं, उनको भी एक उस नज़र से भी देखना चाहिए, कहीं यह ऐसा तो नहीं कि कोई साजिश हो। तो उस साजिश के लिए कोई नहीं, देर लगी है, देर से सही, लेकिन फिर वही कहते हैं कि अदालत तो है ही। तो अदालत के हम समक्ष हैं और अदालत के समक्ष ही अब इसको स्पष्ट करेंगे। आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब साबित करने की बारी आती है तो साबित बहुत लोग नहीं कर पाते। लेकिन इस बीच जिस आदमी पर आरोप लगा हुआ है उसकी बहुत ज़्यादा छवि धूमिल हो जाती है, उसको मानसिक उत्पीड़ना होती है। तो इसका किस प्रकार से, जो छवि आपकी धूमिल हुई है, जो मानसिक आपको उत्पीड़न, इसकी भरपाई किस तरीके से करेंगे? देखिए, हम सामाजिक प्राणी हैं, ठीक है। हमने अपने आप को समाज को पहले ही समर्पित कर रखा है। हम किसी भरपाई की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि मेरे समर्थक, मेरे से जुड़े लोग और जनता इस बात को बखूबी जान रही थी, यह एक सिर्फ और सिर्फ प्रोपगंडा है। तो उससे जो नुकसान
हो सकता था वह नुकसान पहले तो हो नहीं पाया, और जो नुकसान हुआ है, जो प्रश्न चिन्ह मेरे ऊपर लगा है, उसके लिए भी अदालत है, तो मैं अदालत का दरवाज़ा उसके लिए भी खटखटाऊंगा। नहीं, जो लोगों के मन में एक छवि बन गई है उसको किस तरीके से सही करेंगे? देखिए, मैंने बोला जो मेरे समर्थक हैं, जिनसे मैं जुड़ा हूं, जो लोग मुझसे जुड़े हैं, वो मुझे भली भांति जानते हैं। मेरे साथ कितनी मेरी बहनें जुड़ी हैं, कितने हमारे क्षेत्र में माताएं, कितनी भाई, कितने बुजुर्ग, कितने एक हर तबका मेरे साथ जिस तरीके से जुड़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं ना कहीं उस तरीके का कुछ ऐसा फ़र्क पड़ा होगा, या मेरी छवि पे इस तरीके का कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए था या पड़ रहा है, मुझे नहीं लगता। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कुछ विरोधी जो हैं मेरे, जो ये कह लीजिए जो मेरे कुछ प्रतिद्वंदी हैं, उन लोगों ने ज़रूर कई जगह पर इसको गलत सलत तरीके से पेश करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग भी इसमें कहीं ना कहीं नाकामयाब ही रहे हैं। अब थोड़ा चुनाव की भी बात कर लेते हैं। अब 2022 में चुनाव आने वाले हैं, तो क्या करेंगे? तो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, या किस तरीके से चुनाव की तैयारियां हैं अब आगे? देखिए, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ। मेरा मकसद पछुआ दून की सेवा करना है। मेरा मकसद अपने विधानसभा सहसपुर का विकास करना है। उसके लिए मैं लगातार कहीं ना कहीं प्रयासरत रहता हूँ। अब जैसे ही चुनाव का समय आ रहा है, उस चुनाव के समय पर वह निर्णय बेहतर उसी समय होगा कि वह मैं अपने लोग, मेरा पछुआ दून, मेरा सहसपुर क्या मुझे आदेश करता है, मैं उस आदेश का पालन करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आज़ाद भाई। तो ये हमारे साथ आज़ाद भाई थे, जिन पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, और कोर्ट ने परसों फैसला दिया है कि उनके खिलाफ समन जारी किए हैं। तो एक मैसेज भी हम लोग देना चाह रहे थे कि आरोप लगाना कितना आसान होता है, लेकिन जब उसे साबित करने की बारी आती है तो सबूतों के अभाव में वो साबित नहीं हो पाता, लेकिन तब तक उस व्यक्ति की छवि धूमिल हो जाती है। तो समाज को भी हमारा सोचना चाहिए कि कोई एक महिला किसी के ऊपर आरोप लगाती है कि जब तक उस पर आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक कोई फैसला ना लिया जाए। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल।